गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम न्यूमेरिकल करते हैं ग्रेविटेशन पर। ठीक है, आज हम न्यूमेरिकल करेंगे ग्रेविटेशन पर। अच्छा, तो ठीक है, मतलब ये असल में इसीलिए तो जिंदा है। तो चलो ये वाला न्यूमेरिकल कर लेते हैं। पहले जो श्रिंकिंग वाला था तुम्हारा, कि अगर अर्थ की जो रेडियस है अगर वो श्रिंक करती है, कितने परसेंट बोला इन्होंने? 2% देना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, if radius of earth shrinks by 2%, mass remaining same, then how would the value of acceleration due to gravity change? क्या बोला इसने हमें? अगर अर्थ अपनी प्रेजेंट रेडियस जो है उसकी कैपिटल आर, उसमें कितना परसेंट श्रिंक हो जाए? 2% श्रिंक हो जाए, और अर्थ का मास क्या रखना है? सेम रखना है। तो ये हमारे से पूछता है कि बताइए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का तो कितना वेरिएशन आएगा। तो हम लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला किसके बराबर है? G = Gm/r², और इसको हम लोग लिख सकते हैं किसके बराबर? Gm/-2 के बराबर। अब इसने बोला है हमें कि अर्थ श्रिंक करती है, यानी कि सिकुड़ती है, उसकी रेडियस क्या होगी? डिक्रीज होगी। और अर्थ की जो रेडियस डिक्रीज हो रही है वो कितना रिजल्ट बोल दिया इसने? 2% बोल दिया है। तो हमें निकालना है परसेंटेज वेरिएशन, निकालना होगा किसके अंदर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर। तो हम इसके अंदर क्या करें? डिफरेंशिएशन करें। किसके रिस्पेक्ट में? आर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि चेंज कौन हो रहा है? रेडियस। तो रेडियस चेंज होगी, इस कारण जी के अंदर जो डिफरेंशिएशन होगा वो आर के रिस्पेक्ट में ही किया जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे डी आर ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is equal to d of dr of Gm/-2। अब Gm आपका क्या है? ये कांस्टेंट है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। डिफरेंशिएशन होगा r की पावर -2 के अंदर, यानी कि r -2 के अंदर। और डिफरेंशिएशन में आप लोगों को पता है पावर आगे आती है, पावर में से ही घटेगा। अब तक तो हमने ये किया डिफरेंशिएशन किसका? आर की पावर का डिफरेंशिएशन क्या है। उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसका? आर का, और किसके रिस्पेक्ट में? आर के रिस्पेक्ट में। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारे पास? ये dr/dr यानी कि 1 हो जाएगा। अब आर की पावर -3 है, इसको नीचे लिखेंगे -2 Gm/, और कितना हो जाएगा ये आपके पास? r³, उसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, समझ गए ना? अब ये वाला रिजल्ट हमारे पास किसके इक्वल होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल, यानी कि जी के इक्वल। तो रिलेशन किसके बराबर आ गई? -2 और G/r। अब आप जी को तो किस तरफ लेके आओगे? इस तरफ लेके आओगे, और dr को उस तरफ लेके जाओगे, तो रिजल्ट क्या बनेगा? dg/g is equal to -2 into dr/r। ठीक है, अब इसने बोला क्या हमें कि जो dr/dr है अपना श्रिंकिंग है, जो अर्थ की रेडियस के अंदर, वो कितना परसेंट था? 2% था। और अर्थ की रेडियस का डिक्रीज होना कौन से साइन के साथ आएगा? वो रिजल्ट नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो रिलेशन हो जाएगा हमारे पास -2 इंटू में -2% और इज इक्वल टू 4%। तो कितना रिजल्ट बढ़ गया? ये 4%। तो कितना डिक्रीज हो जाएगा? वहां 4% डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना कैसे निकालना है? या फिर आप इसको यहां किससे मल्टीप्लाई करते? परसेंटेज से। और यहां मैं इसको -2/100 इंटू 100 लिखता तो भी मेरे पास 4% ही आएगा। तो ये 4% डिक्रीज का रिजल्ट आ जाएगा किसके अंदर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर। तो कंफर्म ये न्यूमेरिकल। अब अगले न्यूमेरिकल करेंगे वो
GM/r स्क्वायर उसका फिर g डैश लेके सर उसको 2% r को 2% करके बाद से डिवाइड कर देंगे उस तरीके से निकालो उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। यहाँ सैटेलाइट से संबंधित क्वेश्चन थे अपने ये। इसने हमें कहा a satellite revolves in an orbit close to surface of the planet of density 5.52 cross 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कोई सैटेलाइट है जो कि रिवॉल्व करता है अपने ऑर्बिट के अंदर क्लोज टू द सरफेस ऑफ ए प्लेनेट, और उस प्लेनेट की डेंसिटी क्यों ना आपको कितनी 5.52 क्रॉस 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये उस प्लेनेट की डेंसिटी गिवन है। कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। क्या निकालना हम लोगों ने? टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट को निकालना है। तो इसने टी की वैल्यू पूछ ली है हमारे से, और जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो हम लोग लिखेंगे 6.67 क्रॉस 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो यहां से आपको निकालना पड़ेगा टी की वैल्यू को। तो आप लोगों को पता है कि कल हम निकाल के आए थे कौन से रिजल्ट को? ऑर्बिटल वेलोसिटी के रिजल्ट को निकाल के आए थे, और ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो रिजल्ट था हमारे पास वो किसके बराबर था? रूट ऑफ gm/r, r के बराबर। और आप लोगों ने किसका रिजल्ट भी निकाला था? टाइम पीरियड का रिजल्ट निकाला था, वो इसी के अनुसार निकाला था। और टी का रिजल्ट कितना था कि कोई भी सैटेलाइट है वो कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा? किसी प्लैनेट के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में। उसकी रेडियस कितनी है अपनी? स्मॉल r रेडियस दे रखी है। तो रिजल्ट कितना था? 2πr ऑर्बिटल वेलोसिटी, और ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू रखोगे आप gm/r। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा? ये 2π रूट ऑफ r³ gm। ये रिलेशन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। और जो इसने बोला हमें कि जो ये सैटेलाइट है ये क्लोज है इसके प्लेनेट के, और क्लोज वाली कंडीशन में आप लोगों को पता होना चाहिए हम किसको कितना लिखते थे। कौन सी कंडीशन के अंदर? क्लोज वाली कंडीशन में हम किस रिजल्ट को कितना लिखते थे? तो हमें पता है कि जो स्मॉल r था वैसे तो r किसके बराबर, लेकिन ये किसके बराबर लिख सकते हो आप? r के बराबर लिख सकते हो। जब सैटेलाइट किसके नजदीक था? उस प्लेनेट के सरफेस के नजदीक था, और इसलिए आपके पास जो टी की वैल्यू आएगी कितनी थी? 2π रूट ऑफ कैपिटल R³ बाय g r स्क्वायर, ठीक है। ये रिलेशन अपने पास यहां से हम देखें तो, लेकिन सिर्फ एक चीज गिवन थी आपको, उस प्लेनेट की डेंसिटी गिवन थी। तो डेंसिटी गिवन थी तो हम चाहे तो इसको ना बदले gm को, इसको ना बदले यानी कि इसको ना लिखें ऐसे g r स्क्वायर के बराबर। तो देखिए g मास क्या होता है? वॉल्यूम की प्रोडक्ट डेंसिटी के साथ। कोई भी प्लैनेट है वो हम कैसे शेप का मानते हैं? स्फेरिकल शेप का। तो क्या रिलेशन आएगी वहां से? 4/3 πr³ इनटू डेंसिटी रो। अब r³ से r³ कैंसिल, ठीक है। तो अब निकाल दो इसका आंसर क्या आएगा।
0.89 सेकंड। ये तो नहीं है इसमें दे रखे ना सेकंड टोटल 5060 सेकंड 84 मिनट 20 सेकंड आंसर आएगा इसका। ये फिर ये वाला आंसर आवर में 0 पॉइंट ये 1 पॉइंट समथिंग नहीं आ जाएगा 84 मिनट होगी तो ये 1 आवर 0.4 मिनट सॉरी ऐसा कुछ आंसर आएगा आपका। ठीक है 1.4 आवर्स हो जाएंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये कहते हैं इमेजिन ए लाइट प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड ए वेरी मैसिव स्टार इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r विद ए पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कैपिटल T। इसने कहा कि कोई लाइट प्लेनेट है वो किसी स्टार के चारों तरफ जो स्टार है वो मैसिव स्टार है इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है और वहां सर्कुलर ऑर्बिट की जो रेडियस गिवन है हमें वो कैपिटल R गिवन है और यहाँ जो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है इस प्लेनेट का वो कितना दे रखा है इन्होंने ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 लिखे टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन को हम t लिख देते हैं यानी कि जो t टाइम के साथ वो एक कंप्लीट क्या करता है रेवोल्यूशन को कंप्लीट करेगा तो वो बड़ा हमें टाइम गिवन है यहाँ। तो इसने आगे कहा वाले ने if the gravitational force of attraction between the planet and the star vary as r-3 क्या बोला इसने कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किसके बीच में उस प्लेनेट के बीच में और स्टार के बीच में r⁻³ पर वेरी करता है। तो यानी कि इसने लिखा है जो f है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r-3 पर। ठीक है वैसे f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r⁻² पर लेकिन स्टेटमेंट में अब इसने बोल दिया हमें कि जो फोर्स है किसके बीच में उस प्लेनेट के और उस स्टार के बीच में वेरिएबल है r⁻³ पर। Then how is t related to r? तो हमें ये निकालना होगा कि उस दौरान t कैसे रिलेट करेगा किससे r से। ठीक है t कैसे रिलेट कर रहा है किससे r से और कैसे फाइंड आउट करें इस तरह के कांसेप्ट को हम लोग जो अब तक पढ़ा है ना आप लोगों ने वही कांसेप्ट यूज करना है। सिर्फ स्टेटमेंट में इसने इतना बदलाव कर दिया। वैसे हम लोग जनरल तौर पर देखते हैं न्यूटन के अनुसार जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r⁻² पर लेकिन स्टेटमेंट में इसने कह दिया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो r⁻³ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप निकाल के बताइए t का क्या कनेक्शन होगा किसके साथ r के साथ। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इस रिजल्ट को देखिए। t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r³ के। ये तो वैसे जनरल फॉर्मूला होता है केपलर का थर्ड लॉ है। तो चलो मैं बताता हूँ कैसे करना है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो f किसके बराबर के r⁻³ के बराबर और यही वो फोर्स है जिसके कारण उस प्लेनेट के ऊपर कौन सा फोर्स बनेगा सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा। और हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला किसके बराबर होता है mv²/r के या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं mr ω²। ठीक है अब ओमेगा किसके बराबर होता है 2π/t के बराबर ओमेगा का स्क्वायर है तो कितना रिलेशन हो जाएगा ये mr 4π² और डिवाइड में t²। अब ये वाला रिजल्ट
और इस रिजल्ट को हम लोगों को क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। तो क्या रिलेशन आएगी, देखिए के बाय आर क्यूब लिख लूंगा इसको ऐसे, ठीक है, के बाय आर क्यूब बराबर होगा किसके, एम आर 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर। अब ये इधर आएगा, बाकी सारी टर्म राइट साइड की तरफ, तो कितना रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, टी स्क्वायर बराबर है कितना होगा ये, एम 4 पाई स्क्वायर आर 4 और डिवाइड में के, ये सब कांस्टेंट है ना, तो टी स्क्वायर किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हुआ, आर की पावर 4 के, और टी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, आर स्क्वायर के, ठीक है, समझ रहे हो बात। तो एक जनरल फॉर्मूला भी देखें तो कैसे बढ़ सकता है, देखिए जनरल फॉर्मूला की बात करूं मैं, जब हमारे पास एफ क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आर की -2 के, जो न्यूटन के अनुसार था, तो उस टाइम पर टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था हमारे पास किसके, आर क्यूब के, ठीक है, यही होता था ना अपने पास रिजल्ट में। अब हमने कहा कि जब हमारे पास एफ ये था रिजल्ट, तो टी स्क्वायर का रिजल्ट कितना आ गया, आर की पावर 4। तो मैं कह रहा हूं कि तुम्हें जनरल फॉर्मूला बनाना हो तो कैसे बनाओगे इसके लिए, देखिए जब आर के -2 रिजल्ट था तो टी स्क्वायर का जो रिजल्ट था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आर क्यूब के, ठीक है, और यहां जब आपके पास एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आर के -3 के, तो यहां टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ आर की पावर 4 के। तो कैसे एक जनरल फॉर्मूला बन सकता है इसका, सोचो रिजल्ट के बारे में। तो ये अगर पावर में घट गया तो इधर एक पावर में ऐड हो गया ना, यही तो होगा भाई। यहां अगर पावर में एक घटाया हम लोगों ने तो यहां पावर में एक इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो n+1 कुछ ऐसा रिलेशन आ जाएगा यहाँ, कितना हो जाएगा n+1, ये नोट्स में बना हुआ है, क्या हुआ इस तरह का कंसेप्ट हम लोगों ने, देख लेना उसको। सबसे आसान न्यूमेरिकल है इस यूनिट के। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहते हैं इमेजिन ए टनल डग अलोंग डायमीटर ऑफ द अर्थ। मान लीजिए हमारी अर्थ है, एक परफेक्ट सर्फेयर माना हम लोगों ने, और इसने कहा कि कोई टनल जो है वो डायमीटर ऑफ अर्थ के अबाउट क्या कर दी गई, डग कर दी गई, ऐसी कोई टनल बना दी गई। इमेजिन ए टनल डग अलोंग डायमीटर ऑफ अर्थ सो दैट ए पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम वन एंड ऑफ द टनल execute simple harmonic motion. What is the diameter of this motion? Assuming that Earth to be sphere of uniform mass density, और Earth की जो uniform mass density जो given है, वहाँ average density given है आपको 5.52 क्रॉस 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये कह रहे हैं कि मान लो यहाँ से हम कोई पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं किसी एक एंड से, तो ये पार्टिकल कौन सी मोशन को प्राप्त कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को प्राप्त करता है, और वहां आपको क्या करना है, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन को निकालना पड़ेगा, सॉरी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन को निकालना पड़ेगा कि उस मोशन के अंदर टाइम पीरियड ऑफ जो ऑसिलेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर वो क्या रिजल्ट रहेगा आपका। और हमने माना है कि जो हमारी अर्थ है वो एक यूनिफॉर्म सफेद है जिसकी डेंसिटी जो एवरेज डेंसिटी आपको गिवन है, रो की वैल्यू गिवन हमें कितनी 5.52 क्रॉस 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो दोबारा से सुने इसकी स्टेटमेंट, इसने कहा कि आप इमेजिन कर लीजिए कि जो एक टनल है वो अर्थ के डायमीटर से गई है, मान लो जैसे इस डायग्राम में है, फिर इसने कहा कि कोई पार्टिकल है जो कि ड्रॉप किया जाएगा फ्रॉम वन एंड, यहां से किसी एक एंड से उस पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया गया और वो प्राप्त करता है, एग्जीक्यूट करता है कौन सी मोशन को, सिंपल हार्मोनिक मोशन को। तो इसने कहा व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस मोशन, तो इस मोशन का हमें क्या निकालना होगा, टाइम पीरियड निकालना होगा, ठीक है। सोचो अब इस क्वेश्चन के बारे में कि कैसे सोल्व करना होगा हमें।
बल्कि कोई पार्टिकल अगर हम यहां से गिरा दें तो पहला जो कंसेप्ट हमारे दिमाग में ये आना चाहिए ना, क्या वो दूसरे एंड पर आ जाएगा भाई? क्या वो इधर निकल के आ जाएगा? मान लो यहां से मैंने उस पार्टिकल को ड्रॉप किया, क्या वो इधर आएगा? पहला कंसेप्ट तो यही सोचो। जितना आप तक आप लोगों ने रेडिएशन के बारे में पढ़ा है और थोड़ा बहुत आप लोगों ने सीखा था 10th यूनिट के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, नहीं आएगा। चलो, और नहीं आ रहा है तो उसका कारण क्या हुआ? सेंटर की तरफ से अट्रैक्ट होगा, तो बाद में फिर वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? सेंटर की तरफ। जैसे मान लो यहाँ अर्थ का सेंटर है, वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। मान लो यहाँ से वो नीचे भी जाने लगा, पहली बात तो जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? उसका कारण है, यहाँ जाने के बाद उसका इफेक्टिव वेट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इफेक्टिव वेट 0 है तो अब उसको कैसे जाना है? इस सेंटर से ऊपर की तरफ जाना है। तो ऐसी कंडीशन में वो किसको प्राप्त कर रहा है? एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को प्राप्त कर रहा है। कौन से फोर्स के कारण यह सिंपल हार्मोनिक मोशन बन रही है वो आपको देखना है। तो करो एक बार ट्राई सोनोवाइकल को। तो ये देखो ना कि कौन सी वो मतलब कि फोर्स के कारण यहाँ ये रिजल्ट आ रहा है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का। सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ इकलौता ग्रेविटेशनल फोर्स है जो आपका कौन से फोर्स की तरह काम करेगा? रेस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करेगा। तो करो एक बार इसको ट्राई करो। नहीं हुआ। शुभम कैसे भावना निकलने की? चलो अभी यहाँ ध्यान रखते हैं। देखिए ये अपना क्या है आपका सेंटर वाले O पॉइंट को, ठीक है। आप ये मान लो एट एनी सेंट ऑफ टाइम ये जो पार्टिकल है वो P पॉइंट पर है मान लो। अब अर्थ को हमने क्या करना है? अब जब ये इस पॉइंट पर आ चुका है P पॉइंट पर, पहले सरफेस पर था तो उस टाइम पे पूरा का पूरा अर्थ का मास काम कर रहा था इसके ऊपर, यानी कि पूरे के पूरे सफेयर का मास काम कर रहा था। यानी कि जो अट्रैक्शन था वो किसके कारण था? पूरे के पूरे सफेयर के कारण था। अब जो ये स्फेरिकल पोर्शन आएगा, इस स्फेरिकल पोर्शन के कारण ही क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। समझ रहे हो बात? जब वो सरफेस पे प्रेजेंट था तो उस दौरान जो अर्थ का टोटल मास होता है उसके कारण अट्रैक्शन था, जो ग्रेविटेशनल फोर्स था। लेकिन हमने मान लिया कि एट एनी स्टेट ऑफ टाइम ये पार्टिकल यहाँ इस P पॉइंट पर था, तो P पॉइंट के चारों तरफ का स्फीयर तो अपने पास ये आ गया, और हम कह रहे हैं कि ये वाली डिस्टेंस हम मान लेते किसके बराबर? x के बराबर, जैसा हम लोगों ने डेप्थ वाले केस में किया हुआ है। अब एक तो पूरा का पूरा स्फीयर था,
उसका मास हम मान लेते कितना था, कैपिटल एम। अब जो ये वाला स्फीयर है उसका मास भी कैपिटल एम होगा, उसका मास तो कुछ अलग होगा ना, वो मास हम मान लेते कितना है हमारे पास एम डैश है। तो इस स्फेरिकल पोर्शन का जो पी पॉइंट के अराउंड है उसका मास निकालेगा, तो कैसे आएगा एम डैश का रिजल्ट हमारे पास, वॉल्यूम की प्रोडक्ट किसके साथ, डेंसिटी के साथ, और वॉल्यूम किसके बराबर है हमारे पास 4/3 पाई x क्यूब इनटू डेंसिटी रो। अब पार्टिकल का मास कितना है, स्मॉल m मान लिया मैंने, और इस स्फेरिकल पोर्शन का मास कितना है, m डैश है। तो यहां जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसका फॉर्मूला निकाल सकते हो ना, तो क्या होगा हमारे पास F = G m डैश m बाय x का स्क्वायर, डिस्टेंस कौन सी अपने पास x डिस्टेंस है, m डैश की वैल्यू रखेंगे हम, तो रिजल्ट आएगा G m बाय x स्क्वायर और इनटू में m डैश 4/3 पाई x क्यूब इनटू में रो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो कितना रिलेशन आ गया हमारे पास, ये 4/3 पाई g रो x। अब यहां फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x के। ऐसी कंडीशन में जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ये किसकी तरह काम करेगा, एक रेस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करेगा। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x के यानी कि पोजीशन के, तो यहां जो फोर्स होता है वो रेस्टोरिंग फोर्स होता है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किसकी तरह काम करेगा, रेस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करेगा। अब यहां से आप निकाल सकते हो किसको, एक्सेलरेशन को। यहां एक और रह गया स्मॉल m। अब एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा हमारे पास, F/m के बराबर। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल कर दोगे, 4/3 पाई g रो x, ये एक्सेलरेशन का रिजल्ट आ गया, समझ गए। यहां स्मॉल m बचना था ना, और तो मेरे पास ये किसका रिजल्ट था, ग्रेविटेशनल फोर्स का रिजल्ट था, जो किसकी तरह काम कर रहा था, एक रेस्टोरिंग फोर्स की तरह काम कर रहा था। हम लोगों ने निकाल दिया किसको, एक्सेलरेशन को निकाल दिया है। पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है O पॉइंट से वो कितना है, x डिस्प्लेसमेंट है। तो टाइम पीरियड में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है आपका, या सॉरी ऑसिलेशन होता है, तो d आपके पास होगा किसके बराबर, 2 पाई रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट कितना है x, एक्सेलरेशन कितना है a, तो कितना हो जाएगा 2 पाई और x बाय वैल्यू रखोगे आप वो 4/3 पाई g रो x, ठीक है। x से x कैंसिल, 3 ऊपर जाएगा, 2 पाई स्क्वायर को भी अंदर एंटर कर दो आप, कितना एंट्री करेगा ये 4 पाई स्क्वायर, तो रिजल्ट आएगा यहां स्क्वायर रूट ऑफ 3 into 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड में कितना आएगा 4 पाई g और इनटू में रो। देखो पाई से पाई कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, तो कितना रिजल्ट बच गया अपने पास, ये 3 पाई बाय जी रो। अभी रिजल्ट निकाला था आपने, जो सेकंड न्यूमेरिकल था ना अपना, वो बिल्कुल ऐसा ही न्यूमेरिकल था। जब इसका सॉल्यूशन कंप्लीट करोगे आप, डेंसिटी की वैल्यू रखोगे, तो फिर से कितना आंसर आएगा 5060 सेकंड, यानी कि 84 मिनट और 20 सेकंड के आसपास आंसर आ जाएगा आपका। वो समझ गए कैसे करना था, दोबारा से सुन लो। हमने मान लिया कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पार्टिकल कहां था, पी पॉइंट पर, सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना था, x डिस्टेंस। अब इस स्फेरिकल पोर्शन का ही मास के कारण क्या होगा, इसके ऊपर अट्रैक्शन होगा, बाहर वाले का कोई काम नहीं है। जो आउटसाइड वाला जो स्फेरिकल पोर्शन बच गया उसका इस स्मॉल m के ऊपर कोई काम नहीं है। तो काम कौन से का है, जो इसके अंदर है मास, वो मास हमने मान लिया था कितना, m डैश। हमारे पास m डैश की ये वैल्यू आ गई, और इस m डैश के कारण स्मॉल m के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स का रिजल्ट आ गया। हमने देखा कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ यहां किसके, x के, और a भी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसके, x के। तो ये रेस्टोरिंग फोर्स की कंडीशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन है। तो t का z जो होता है अपने पास 2 पाई रूट ऑफ x बाय a होता है, a की वैल्यू रख दी। तो ऐसे करने से आप किसका रिजल्ट निकाल दोगे, t का रिजल्ट निकाल दोगे। ये वाला सीधा ही है जो टाइम पीरियड का प्रॉब्लम है, डेंसिटी की टर्म उससे भी निकालने थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना तुम लोगों ने। एट व्हाट हाइट अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ, एट व्हाट हाइट अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 50% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी कि क्या है कि कितनी हाइट पर, ठीक है, एट व्हाट हाइट अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 50% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी कि आपको निकालनी है वो हाइट निकालनी है जिस हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 50% हो जाए। कौन सी वाली वैल्यू का? सरफेस वाली वैल्यू का, ठीक है। तो वो हाइट फाइंड आउट करनी है। दोबारा से स्टेटमेंट सुनिए। इसने कहा एट व्हाट हाइट अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 50% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ आपको 6400 किलोमीटर गिवन है और जो जी की वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन आपको। तो आपको वो हाइट फाइंड आउट करनी है जहां जो जी की वैल्यू है वो 50% हो जाए इसकी सरफेस वाली वैल्यू का। तो जी डैश में गिवन आपको कितना है? 50% गिवन है। हमारी सारी क्लास मतलब कि कमेंट ये है भाई आप और सारी क्लास कैसी है? हम और सारी क्लास तो ठीक है, एक ही बंदे का बुरा हाल है और बड़ी मुश्किल से चुप कर रहे हैं उसको हम लोग रोजाना दिलासा दे रहे हैं। आज तो सुसाइड करने चल दिया था, बड़ी मुश्किल से नरेंद्र सर ने रोका उसको। आंसर भी बता देंगे भाई। हमको सर मुझे बताइए एक बार। ये 16 जी बाय 2 1600 किलोमीटर। ये आंसर नहीं है इसको भाई। अड़तालीस सौ सर 2651 किलोमीटर। बस से रो मत कोई बात नहीं। अब और कोई कमेंट नहीं आया क्या? चल बस रोने लगेगा अभी ये। मुश्किल से तो न्यूमेरिकल करके इसको मतलब कि बकाया जाता है, भूल जाता है ये, फिर इसको याद दिला देते हो तुम। भाई ऐसे है ना, इसमें स्टेटमेंट में बोल दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 50% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जो इसकी है साइड पर जो वैल्यू है ना जी डैश कितना है? 50% है किसका? जी का। कहां? ए साइड पर, ठीक है। तो ये होगा जी बाई मतलब ये रिजल्ट यानी कि जी बाई 2। यस सर। हाफ वैल्यू बन गई, ठीक है। और इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करें हम लोग? जब जी की वैल्यू हाफ बन रही है तो फॉर्मूला कौन सा आ सकता है अपने पास? जी डैश बराबर था किसके? जी और आर स्क्वायर प्लस आर प्लस एच का स्क्वायर। इससे करके देखो एक बार ये न्यूमेरिकल हो गया उससे तो कोई नहीं आंसर 2x y डायरेक्ट लिख लिया उससे थोड़ा हुआ ही आंसर है उससे तो हां तो जो प्रिपेयर से कर दो कमेंट पे आ गया क्या? अच्छा
किसका मजाक कर रहे हैं भाई? हम तो अपने बंदे का मजाक कर रहे हैं। अच्छा फील हुआ? कोई बात नहीं, आप मजाक नहीं करेंगे उसके साथ हम। ठीक है वैसे हम मजाक नहीं होगा। सर इससे 26 से ज्यादा है तो क्षण मार इससे अरे मीटर में आया, उसमें किलोमीटर में आया, मीटर में आया होगा, किलोमीटर में करते हैं इसको। 26,000 ठीक है R into 1.1 ये आंसर हो गया। ये ऐसे ही निकाल। फिर अभी कोई कमी है इसमें? आपको दिमाग चल गया तेरा? आंसर आ गया भाई हमारा तुम्हारे कमेंट के कारण। बंदे के प्राण बल्कि थोड़े थोड़े बाकी में निकलने वाले हैं।